मित्रों, नमस्कार। कैलिफोर्निया की शाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज H1B वीज़ा के बारे में जो अमेरिकी सरकार ने अचानक एक फैसला किया था, उस फैसले के कारणों और उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई या आज की तारीख में उत्पन्न हुई है, उस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। चूँकि मैं यहीं पर हूँ जहाँ जिस देश में वो आदेश निर्गत किया गया और मैं उनके बीच में हूँ जो H1B वीज़ा के आधार पे प्रोफेशनल के रूप में टेक कंपनियों में बड़े-बड़े ओहदों और पदों पर काम कर रहे हैं। दरअसल जो ही यह अनाउंसमेंट आया कि H1B वीज़ा जो धारक होंगे या जो आवेदन देंगे, उनको हर साल 1 लाख अमेरिकी डॉलर अपने उस वीज़ा के रिन्यूअल या नए वीज़ा के लिए देना होगा। अब वह रिन्यूअल के बारे में था या नहीं था, लेकिन सारे लोग जिनके पास H1B वीज़ा है, वो इस बात के लिए ज़रूर चिंतित हो गए कि हर साल 1 लाख रुपए और 3 वर्षों के लिए वो मिलता है। ये 3 लाख रुपए नहीं, डॉलर। रुपए टर्म्स में आज की तारीख में अगर हमारे देश में 88 रुपए का 1 डॉलर है तो 88 लाख हुआ। और चूंकि यह फीस मोटे तौर पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए वो कंपनी ही देती है जिस कंपनी में वो काम करते हैं। तो ये हुआ कि भाई वो कंपनी इतना क्यों देगी, इतना ज़्यादा खर्चा वो क्यों करेगी, और एक अफरा तफरी का माहौल हुआ। अब हम समझें कि इस तरह के प्रोक्लेमेशन की या इस तरह के अनाउंसमेंट की ज़रूरत इस देश को क्यों पड़ी। जो जानकार हैं वो कहते हैं कि जो टेक कंपनियां हैं, और ख़ास करके हमारे देश की भी कई टेक कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं जो भारतीय वर्कर्स का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ की सरकार का मानना है कि वो इतने कम पैसे देते हैं, इतने कम डॉलर्स देते हैं, उतने कम डॉलर्स में जो यहाँ का नौजवान है, जो सुटेबल भी है, उसके पास उस तरह की ट्रेनिंग भी है, शिक्षा दीक्षा भी है, वह उनके यहाँ नहीं जॉब करना चाहता। और जो हिंदुस्तान के लोग आते हैं, वे उस जॉब को कर लेते हैं, चूँकि उनके लिए घर भेजने के लिए काफ़ी अच्छी रकम मिल जाती है। मैं हिंदुस्तान की बात बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि जितने H1B वीज़ा के लिए आवेदन पड़ते हैं और उसी का अनुसार जो लोग आज की तारीख में H1B वीज़ा होल्डर हैं, उसमें लगभग 70% भारत के लोग हैं, 15% चाइना के बताए जाते हैं और शेष में दुनिया के दूसरे देशों के लोग आते हैं। इसलिए इसका सीधा असर यहाँ जो भारतीय पेशेवर हैं, उनके ऊपर इस रूप में पड़ा कि कंपनियाँ पता नहीं क्या करेंगी। मैंने पाया कि एक दूसरे से पूछते रहे कि असली फैसला क्या है? क्या है फैसला? क्योंकि जैसा कि हमारे देश में होता है कि समाचार पत्रों में पूरा डिटेल में निकल जाता है, या मीडिया भी पूरा डिटेल में उसके बारे में बहस करना शुरू कर देता है। पेशेवर अखबार तो पढ़ते नहीं, अखबार तो दूसरे दिन आता। टेलीविज़न भी उस तरीके से देखते नहीं, वो तो सप्ताह के 5 दिन अपने काम में मशगूल रहते हैं और फिर 2 दिनों तक मौज करते हैं। तो ये तो उस समय यह आदेश आया था, इस आदेश की घोषणा तब हुई जब वे अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ख़ास करके भारत जाने की तैयारी कर रहे थे और कई लोग देश के बाहर थे। उनकी कंपनियों ने आनन-फानन में ईमेल से सबको सूचित किया कि यदि आप देश के बाहर हैं तो 24 घंटे में लौट आइए, क्योंकि 21 सितंबर से यह आदेश लागू होना था। और अगर आप देश में हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं तो अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए, और आगे क्या स्थिति बनती है, क्या परिस्थिति बनती है, उस पर हम लोग बाद में कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। चूँकि अमेरिकी जो सरकार है, उसकी जो समझ है, स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने लिए काम करेगी, उसने अपने लिए इस तरह के आदेश दिए। लेकिन उसका असर जो लोग H1B वीज़ा धारक हैं यहाँ, उन पर ज़बरदस्त ढंग से पड़ा
और इस मेल के बाद तो और बड़ा अफरा तफरी मची। यहाँ के अखबारों में भी खबर आई है और मीडिया से भी खबर आई है और शायद भारतवर्ष में भी ये खबर है कि कुछ लगभग 50 भारतीय जो एमिरेट्स के विमान से दुबई होते हुए भारत जा रहे थे, कप्तान ने, जो जहाज का कप्तान है, उसने घोषणा किया कि एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हुई है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैव अरीजन एंड दोज ऑफ यू हु वांट टू गेट डाउन, जो उतरना चाहते हैं, दे कैन गेट डाउन, वी हैव नो प्रॉब्लम। और 3 घंटे तक विमान रुका रहा और जो लोग अंदर बैठ गए थे 50 लोग उसमें से उतर गए। यानी ऐसी अफरा तफरी की स्थिति है। बहुत सारे लोग जो देश के बाहर थे उन्होंने टिकटें ली और टिकटें, स्वाभाविक है कि एयर कंपनियों ने इसका फ़ायदा उठाया और महंगा कर दिया और वे जो है सो क्या करते मजबूरी में। और जिनको जाना था, मैं जानता हूँ कई लोगों को, उन्होंने अपने अटॉर्नी से पूछा, अटॉर्नी कहा कि मत जाइए। सबको ऐसा लगता था कि जो एग्जिस्टिंग वीसा धारक हैं उन्हें भी 1 लाख रुपए सालाना के दर से अपने वीज़ा के रिन्यूअल के लिए देना होगा और कंपनियां पता नहीं देंगी तो उनको तो बहुत ही, वो कहाँ से दे पाते, क्योंकि उनको जो भी तनख्वाह मिलती होगी उसका तो थोड़ा ज़्यादा तनख्वाह उनको मिलती है, लेकिन $1 लाख तो बहुत बड़ी रकम सबके लिए होता है। क्योंकि इसके पहले शायद जैसा कि हमें बताया गया कि लगभग उसका 1/4 या 1/8 या 1/6 के आसपास नए आवेदकों को देना पड़ता था। अब पुराने को रिन्यूअल में एक पैसा, $1 भी नहीं लगता था। तो सब बहुत चिंता की लकीरें, दोस्तों से पूछना, और ये परेशानी हो गई। एक तरीके से कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की स्थिति मैंने देखी। और चूँकि हमारे करीब के लोग हैं, हमारे खुद परिवार के लोग यहाँ पे काम करें, मेरे बच्चे खुद काम करें H1B वीज़ा में, तो मैंने देखा कि वो किस प्रकार से उनके अंदर एक छटपटाहट पैदा हुई, क्योंकि वे यहाँ पे जो जितने लोग भी हैं एक तरीके से यहाँ पे बाशिंदे हो गए हैं, यहाँ बस गए हैं, घर खरीद लिया है, बच्चे यहाँ पे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, तो नीड़ के निर्माण को उन्होंने बड़ी मेहनत किया है। और अगर नीड़ ही उजड़ जाएगा और फिर वो भारतवर्ष वापस उनको जाना पड़ेगा या किसी दूसरे देश में रिलोकेट हो जाना पड़ेगा, तो बड़ी कठिनाई है। लेकिन जैसा भी है, जो स्थिति पैदा हुई, एक दिन बाद ही उसका क्लैरिफिकेशन आ गया, यानी 19 तारीख को उसका क्लैरिफिकेशन आ गया। संभवतः ये अनाउंसमेंट 17 को हुआ था और 19 का क्लैरिफिकेशन आ गया कि जो एग्जिस्टिंग वीसा धारक हैं, H1B वीसा धारक हैं, उन पर यह अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, रिन्यूअल के लिए भी ये लागू नहीं होता। और चूँकि वे लोग जो एग्जिस्टिंग हैं वे बाद में अपना स्टेटस चेंज करने के लिए आवेदन देते हैं, जिसको हम ग्रीन कार्ड कहते हैं, तो उन पर लागू नहीं होता। हाँ, और हर साल के लिए तो किसी पर लागू नहीं होता, यानी ये वन टाइम फ़ी है और जो नए एप्लीकेंट्स हैं उन नए एप्लीकेंट्स को ही देना होगा। मैंने देखा कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से एक भयानक तनाव की स्थिति से गुजरते हुए पहुँचे थे। मतलब 24-25 घंटे उनके लिए कितने सदमे के घंटे थे, आप समझ सकते हैं। उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो जान बची। लेकिन जिनसे मेरी बातचीत यहाँ होती है, जो H1B वीज़ा धारकों के बारे में जानते हैं, वो स्वयं प्रोफेशनल्स हैं, कई तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कई यहाँ के नागरिक बन गए हैं, तो उनका ये मानना है कि मतलब बिल्ली की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, यानी पता नहीं कल क्या हो। संभवतया जो लॉटरी सिस्टम से H1B वीज़ा दिया जाता है उसमें कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार कब क्या फैसला लेगी, लोग निश्चिंत नहीं हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कोई दूसरा फैसला आ जाए जो हमारे पक्ष में नहीं हो। लेकिन अमेरिकी सरकार का तर्क बहुत साफ है कि जो भी टेक कंपनियां हैं वो यहाँ अमेरिकी नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता दें, क्योंकि H1B वीज़ा वो इसी शर्त पर देते हैं कि कंपनियां प्रमाण पत्र देती हैं कि उनको अमेरिका में रहने वाले यानी अमेरिकी नागरिक उस पर्टिकुलर पद के योग्य नहीं मिले, इसलिए वे हाई स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, मैन पावर है, उसको बाहर से ले रहे हैं। भले ही वो यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए लोगों में से ले रहे हों या वे बाहर जो लोग पढ़े हैं उनको ले रहे हों, तो सरकार कह रही है कि तुम यहाँ के लोगों को नौकरी दो, जो मुझे लगता है कि बहुत ही
बहुत ही तर्कसंगत ये बात है कि जिस देश में कमाई होती है उस देश के नागरिकों को तो जॉब मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर जॉबलेस ग्रोथ होगा और बेरोजगारी फैलेगी तो देश फिर अतिथियों के लिए थोड़े बना हुआ हो, तो हर एक जगह स्थिति है। तो लेकिन अब इस सरकार ने और सरकार के पहले भी अमेरिका ने निर्णय लिया था कि जो स्टेम डिसिप्लिन है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस स्टेम के जो लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें वह मुक्त हस्त से, मुक्त हृदय से कह सकते हैं, स्वीकार करते थे, क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए थे। उन्होंने अमेरिका को बनाया भी है। अमेरिका तो प्रवासियों का देश माना जाता है, किसी एक देश के नागरिक तो यहाँ है नहीं। वे अब अमेरिकी भले ही नागरिक बन गए हों, लेकिन वो दुनिया के विभिन्न देशों के, यूरोप के मैक्सिमम लोग हैं, लैटिन अमेरिका से हैं, एशिया के हैं, अफ्रीका के हैं, तो तमाम देशों के लोग प्रवासी लोग हैं जिन्होंने मिल करके अमेरिका को अमेरिका बनाया है। लेकिन जो अमेरिकी नागरिक हो गए हैं और जो उनके जो बच्चे हैं, उनका पहला अधिकार तो बनता ही है। तो इस सरकार का कहना है कि उस पहले जिनको अधिकार बनता है और अगर योग्य हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए और उनको जॉब मिलना चाहिए। हर सरकार चाहती है। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ की सरकार जो करने के बारे में सोचती है वह भले ही हमें आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन वो उसके नज़रिए से गलत है, बिल्कुल सही उसके नज़रिए से है। और हमारे नज़रिए से भी देखा जाए कि जो बच्चे आना चाहते हैं, कईयों ने यहाँ पे पढ़ाई की है, कई बाहर से आईआईटी से आना चाहते हैं, और हमारी जो टेक कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस है और दूसरी कंपनियां हैं, टीसीएस इत्यादि है, वो वहाँ से अपने अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए भेजती है। और ऐसा बताया गया है कि सारा का सारा जो आदेश हुआ है उन्हीं के वजह से हुआ है, क्योंकि कम डॉलर दे करके इंडियन वर्कर्स को हिंदुस्तान से लाते हैं और वे जो है सो उनको ग्रीन कार्ड भी दिलवा देते हैं धीरे धीरे, और फिर वो यहाँ के नागरिक बनने की कतार में लग जाते हैं। लेकिन जो यहाँ से पढ़े लिखे हैं, यहाँ के विश्वविद्यालयों से पढ़े लिखे हैं, यहाँ के कॉलेजों से पढ़े लिखे हैं, वे इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि उनके वजह से हमारा भी हक नहीं मारा नहीं जाए। तो मुझे लगता है जो भी स्थिति होगी, इसका असर भारतवर्ष पर और चीन पर भी, जो नए ग्रेजुएट्स हैं उन पर तो पड़ेगा। क्योंकि अगर टेक कंपनियों में आना चाहेंगे तो टेक कंपनियां अब एक मुश्त ही सही $1 लाख तभी देने की हिम्मत जुटाएगी जब वे वास्तव में इतने अच्छे हों, इतने हाईली स्किल्ड हों कि उनकी आवश्यकता, मतलब इंडिस्पेंसेबल हो जाए उनके लिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे देश के ये टेक्निकल हैंड हों, चाहे मैनेजरियल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, मैनेजमेंट पढ़े हुए लोग हैं, यदि यहाँ पर आना चाहेंगे तो उन्हें अभी तो मुझे लगता है कि दिक्कत होएगी, यानी उस जॉब मार्केट पे असर खराब पड़ेगा। अमेरिका ने टैरिफ का शुरू हुआ, टैरिफ को बढ़ाना शुरू किया और लोग मानते हैं कि यह भी उसी कड़ी में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पॉलिसी है जिस गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी को तो मानने के अलावा जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। और जो लोग काम करना चाहते हैं, टेक कंपनीज हमारी हैं, उनको तो यहाँ के कानून के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसलिए भी देखना है कि भविष्य में आने वाले समय में H1B वीज़ा के बारे में अंतिम फैसला क्या होता है, क्योंकि ये जो फैसला है इसे अंतिम कोई नहीं मान रहा है और ये मान रहा है कि ये बिल्कुल अभी सिचुएशन फ्लक्स में है। हाँ, फॉर द टाइम बिंग लोगों को थोड़ी सुविधा ज़रूर हो गई है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स हैं, H1B वीज़ा होल्डर्स, जो रिन्यूअल जिनको कराना है या जिनको स्टाम्पिंग के लिए देश के बाहर जाना है, उनको अभी कोई समस्या इस तरह की नहीं है। तो मित्रों, मैंने सोचा कि मैं चूँकि यहीं पर हूँ, इसलिए ये जो चीज़ें हैं, जो सारी बातें हैं, उससे मैं आपको अवगत कराऊँ। यदि मेरी बात आपको अ, पसंद आई है तो कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।